दोस्तों, जो युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य शुरू हुआ था, अब उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन की सहायता के लिए इस युद्ध में ईरान कूद पड़ा है और ईरान की सहायता के लिए रूस और चीन जैसे देश तैयार खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शुरू खड़े हुए हैं। आखिर क्या वाकई में ये विकसित राष्ट्र ये चाहते हैं कि युद्ध हो अथवा ये शांति चाहते हैं? अगर इस मुद्दे में आप समझने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं युद्ध का दायरा बढ़े, और जितने अधिक देश युद्ध में भाग लेंगे उतने ही ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं हथियारों के विक्रेता हैं। ये खाद्यान्न नहीं बेचते हैं, ये हथियार बेचते हैं, और हथियार भी बेचे जाएंगे, दवाएं भी बेची जाएंगी, यानी दोनों का व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। तो दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं कि युद्ध का दायरा जरूर से जरूर बढ़े। हालांकि वो शांति की बात जरूर करते हैं दिखावटी तौर पर। अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल के माध्यम से उसकी पश्चिम एशिया में पैठ बनी रहे, और इजराइल इसी के माध्यम से यानी अमेरिका के दम पर ही पश्चिमी एशिया के देशों पर अपनी धौंस बरकरार बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश ये चाहते हैं कि अमेरिका या ब्रिटेन जैसी बड़ी शक्तियों का दबदबा पश्चिम एशिया में ना होने पाए। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है, ये जो आक्रामक घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आज इसी मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये जो विवाद है वो 2, 4 या 10 साल 20 साल का नहीं है, अपितु लगभग 100 साल से अधिक पुराना विवाद है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या विवाद है। दरअसल में 2000 मध्यकाल के दौरान लगभग 1299 से लेकर 1923 तक ये जितना भी बड़ा ग्रीन बेल्ट है, इस पर तुर्की शासन स्थापित था, और इसी को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है या उस्मानिया साम्राज्य कहा जाता है। और जब इस भूमध्य सागर है, जितना ब्लू है ये भूमध्य सागर है, और इस भूमध्य सागर के चारों तरफ लगभग ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्की के शासकों ने यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे उन मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जिसमें से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश थे, वो लोग नए व्यापारिक मार्ग की तलाश में थे, क्योंकि यूरोप में मसालों की मांग की आवश्यकता बहुत अधिक थी। दरअसल में यूरोप में ठंड के दिनों में वहां के जो मैदान होते थे वो उन पर बर्फ जम जाते थे। परिणामतः वहां के जो जानवर होते थे उनको सूखे भूसे या चारे पर निर्भर रहना पड़ता था, और ऐसे जानवरों का जो मीट होता था, मांस होता था, वो स्वादिष्ट नहीं होता था। और मीट को या मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता थी, और मसाले कहाँ मिलेंगे? भारत के दक्षिणी भाग में या जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में, देशों में। तो इसलिए पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश थे, इन देशों ने क्या किया? इस मार्ग से, व्यापारिक मार्ग को छोड़ते हुए एक नए व्यापारिक मार्ग की तलाश की, और ये अफ्रीका के पश्चिम भाग होते हुए कहां पर? केरल के दक्षिणी तट पर, कहां पर? काली तट पर पहुंच गए। और यह बताया जाता है कि वास्को डी गामा जैसे व्यापारियों ने जब यहां से मसाला लेकर यूरोप पहुंचे तो लगभग 60 गुना
सारा खर्च निकालने के बाद उनको मिला, यानी लगभग 600% का 6000% हो जाएगा, 6000% का लाभ मिला। और शायद इतना व्यापार, इतना लाभ दुनिया में कहीं पर नहीं मिलता, क्योंकि मसाला द्वीप थे ये, दक्षिण भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये मसाला द्वीप थे। यहाँ पर मसालों की अधिकता थी, काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे बहुत सारे मसाले थे। और जब पश्चिम एशिया के बहुत सारे देश व्यापार करने के लिए आए, उसमें सबसे मजबूत सिस्टम किसका निकला? ब्रिटेन का निकला। और ब्रिटेन ने जहां जहां पर शासन सत्ताएं कमजोर थी वहां पर अपना उपनिवेश बना लिया, अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। और जितना ये रेड है, ये क्या है? ब्रिटेन के अधिकार में थे ये सारे। भारत और ये चाइना भी आ जाएगा, और यहां तक कि ये ऑस्ट्रेलिया भी इसी के ब्रिटेन के अंदर में आ जाएगा। और ब्रिटेन की सत्ता इतनी मजबूत हो गई कि उसने जिस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य था, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? ब्रिटेन का अधिकार हो गया। यानी इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे थे, और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया यानी हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश थे। और परिणाम ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरीके से पराजय हुई। यहां पर जर्मनी है। तुर्की कमजोर पड़ गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुर्दशा हुई वो किसकी? जर्मनी की हुई। जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने अपमानजनक संधि की, और इसी बीच जर्मन में हिटलर का उदय होता है। और हिटलर क्या करता है? जर्मन के एकीकरण पर बल देता है, और सबसे पहले वो जर्मनी में बसे हुए यहूदियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ देता है, और जितने भी यहूदी थे उनको गैस चेंबरों में डालना शुरू कर देता है। और बड़ी मात्रा में यहूदियों का हिटलर ने नरसंहार कर दिया। यहूदी जर्मन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भाग भाग कर शरण लेने लगे। इस दौर में अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ ने ब्रिटेन पर दबाव डाला, ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डाला कि यूएनओ ने ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डाला, क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन का था, इसलिए ब्रिटेन पर दबाव डाला कि यहूदियों के लिए कोई बेहतर जगह की तलाश करें। और ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य ने भूमध्य सागर के जो पूर्व अरबियन क्षेत्र था, जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में यहूदियों को बसा दिया। क्योंकि यहां पर पहले भी कुछ यहूदी थे, जितने भी व्हाइट कलर से हैं ये यहूदी बस्तियां थी, और जितना ग्रीन कलर है ये अरबियन बस्ती थी, यानी मुस्लिम बस्ती थे, अरबवासी थे। तो जितने भी दुनिया के यहूदी थे वो भाग भाग कर इसी क्षेत्र में आकर बसने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि अरब में जो मुस्लिम थे और यहूदियों के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठन ने, यूएनओ ने यरूशलेम को एक राष्ट्रीय शहर घोषित करने की बात कही। और चूंकि यरूशलेम ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों का पवित्र स्थल है, इसलिए तीनों इस स्थल पर जमे रहना चाहते हैं, जिसमें से मुसलमानों का ये अलस्का मस्जिद है, और यहूदियों की ये वाल है जहां पर वो प्रार्थना करते हैं, और ईसाइयों का ये चर्च है।
तो तीनों ही इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंतोगत्वा ब्रिटिश सत्ता ने 1948 में इजराइल देश स्थापित करके भाग निकला। अब विवाद मुस्लिम और यहूदियों के बीच शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करते हैं। यहूदी ये चाहते हैं कि उनका राष्ट्र में कोई दखलंदाजी न करे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उनको मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे वो ये कह रहे थे कि हमारा मूल क्षेत्र है, यहूदी यहाँ के निवासी नहीं है, वो बाहर जाएं। आसपास के जो अरब कंट्रीज थे उन लोगों ने मिस्र पर 1967 पर आक्रमण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इजराइल ने जितने भी अरब कंट्रीज थे सबको पराजित कर दिया और बदले में गोलन हाइट जो क्षेत्र था उसको सीरिया से छीन लिया और सिनाई प्रायद्वीप जो है इसको मिस्र से छीन लिया। लेकिन मिस्र और इजराइल के मध्य एक समझौता हो जाता है। परिणाम स्वरूप इजराइल ने इस सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को सौंप देता है। अब एक तरफ यहूदी बस्ती इजराइल कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम बस्तियां फिलिस्तीन को प्रमोट कर रहे हैं। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम मिलिटेंट जिसको हमास कहा जाता है, उन्होंने एक संगठन बना लिया सिर्फ इजराइल से युद्ध करने के लिए। लेकिन इसका जो संतुलन का पक्ष था वो इजराइल की तरफ बैठा, क्योंकि 1946 में आप देखेंगे इस क्षेत्र में ये ग्रीन कलर से मुस्लिम बस्तियां थी और जो व्हाइट कलर से हैं ये यहूदी बस्ती थी। लेकिन 1947 में ठीक एक साल बाद इसमें जबरदस्त परिवर्तन आता है। जो व्हाइट कलर है उसका दायरा क्या है, बढ़ता जाता है, और ग्रीन कलर का दायरा क्या है, धीरे धीरे घटता जाता है। और फिर 1949 से 67 के बीच में आप ये देखेंगे कि जो फिलिस्तीनी बस्तियां हैं वो दो क्षेत्रों में, ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक है, इन्हीं क्षेत्रों में सीमित रह गई हैं और ज्यादातर भाग में इजराइल ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। अब इस जो ताजा मामला है, लगातार इन बस्तियों पर इजरायली अटैक कर रहे हैं और फिलिस्तीनी इजरायली बस्तियों पर अटैक कर रहे हैं। इजरायली ये कहते हैं कि वो हमारे वजूद के लिए खतरा है, और वहीं फिलिस्तीनी कहते हैं वो इस देश को छोड़कर जाएं। आखिर ये विवाद कब सुलझेगा ये अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी तरीके से मौन है और जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो अपने हथियारों के बेचने की फिराक में हैं। दोस्तों, शेष जानकारी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।